तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मांगा एक्सप्लेन में। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल ही गया होगा, ये एक निंजा की कहानी है जो टाइम ट्रैवल करके एक मॉडर्न दुनिया में आ जाता है एक बंदे के शरीर में। उसके बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये देखेंगे अपन कहानी के थ्रू। इस मानवा का नेम अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक पानी की बूंद को दिखाते हैं। जैसे वो ग्राउंड पर टच होती है वैसे ही अपने मेन कैरेक्टर का आंखें खुल जाती है। वो हैरान होकर सामने की तरफ देखने लगता है। मेन कैरेक्टर होता है हॉस्पिटल में, उसको आईवी की बोतल चढ़ाई होती है और वो हैरान होकर देखने लगता है। मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल के बेड के ऊपर सोया हुआ होता है और उसके आंखें खुलती है तो वो सामने की तरफ ही देख रहा होता है और हाँफ रहा होता है। साइड में लगी बोतल को देखने लगता है और उसे देखते हुए काफी हैरान होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। मेन कैरेक्टर उठ के अपने विंडो से बाहर देखने लगता है जहाँ पर चिड़िया चू चू कर रही होती है और वो उसे देखने लगता है। थोड़े ही सेकंड में उसका ध्यान सामने की तरफ बिल्डिंग के ऊपर जाता है। जब वो देखता है कि बाहर के साइड में बहुत सारी बिल्डिंग है, वो भी बड़ी बड़ी इमारतें। मेन कैरेक्टर उन बिल्डिंग को भी देख के काफी हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता आखिरकार ये क्या है, इसलिए वो नीचे की तरफ परेशान होकर झुकता है और अपने हाथों की तरफ देखने लगता है। एक हाथ के साइड में पट्टियां लपटी होती है और दूसरे पे आईवी चढ़ाते हैं उसकी सुई लगी हुई होती है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, ये क्या है आखिरकार। मानो मेन कैरेक्टर को कुछ पता नहीं इसके बारे में। तभी उतने में मेन कैरेक्टर का ध्यान सामने पड़े टेबल के ऊपर चले जाता है जहाँ पर एक आईना रखा हुआ होता है। ये देखने के बाद वो उस आईने को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और आईने को ले लेता है और अपनी शक्ल देखने लगता है उसमें। और शक्ल देखता है हैरान हो जाता है। कैरेक्टर खुद की शक्ल देख के ही काफी हैरान हो चुका होता है। खुद की शक्ल देख के कहने लगता है मैं तो ये कह ही रहा होता है। उतने में उसको कुछ नोटिस होता है, उसको किसी चलने की आवाज आ रही होती है और कोई नर्स होती है उस हॉस्पिटल की। वो नर्स अपने मेन कैरेक्टर के रूम की तरफ बढ़ रही होती है। अभी नर्स उस रूम का दरवाजा खोलती है। नर्स जब सामने की तरफ बेड की तरफ देखती है तो पेशेंट वहाँ पे रहता नहीं। मेन कैरेक्टर उसे दिखता नहीं, इसलिए वो चलते हुए अंदर आती है और उसको आवाज देती है और कहती है हिबरी। लेकिन अब हिबरी के बॉडी में अपना मेन कैरेक्टर आ चुका होता है, वो निंजा होता है। इसलिए मेन कैरेक्टर छत के दीवार पे चढ़ जाता है और उसको नर्स को देखने लगता है। उसके हाथ में वेपन के तरह पेन को पकड़ा हुआ होता है और नर्स के तरफ देखने लगता है। लेकिन नर्स को तो पता ही नहीं होता कि मेन कैरेक्टर छत पे चढ़ा हुआ होता है और उसे ही देख रहा होता है। नर्स उसको ढूंढते हुए कहने लगती है मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर ऊपर रह के उसके तरफ ही देख रहा होता है और मन में कहने लगता है ये कौन सी प्लेस है, मैं कहाँ पे हूँ। ये बात सोचकर मेन कैरेक्टर बराबर नर्स के गर्दन के ऊपर ही पॉइंट आउट करता है पेन का नोक। नर्स को तो एहसास भी नहीं होता कि मेन कैरेक्टर उसके ठीक बाजू में ही है। नर्स दूसरे साइड देखने लगती है। अपना मेन कैरेक्टर छत से उल्टा लटकते हुए पेन की नोक को बराबर गर्दन के सामने ही रख दिया होता है। जैसे मेन कैरेक्टर उल्टा होता है तो उसको पता नहीं उसके सर में क्या होता है, तो वो कहने लगता है, परेशान होता है और कहता है एक्चुअली में क्या हुआ था। मेन कैरेक्टर को याद आता है और हमें बताया जाता है कि यह कहानी 500 साल पुरानी है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पेड़ में से छलांग मारते हुए यहाँ वहाँ से बड़े तेजी से भागते हुए किसी जगह पे जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर निंजा होता है, वो भागते हुए कहीं पे जा रहा होता है। उतने में राइटर बताने लगता है जब कोई आकृति कोटो के माउंटेन से बवंडर की तरह तेजी से गुजरती है, उसके दांत इतने जोर से बीछे हुए है कि मानो टूट जाएंगे। मेन कैरेक्टर को किसी का रिग्रेट होता है, इसलिए वो अपने दांत को पीसने लगता है और इतना जोर से पीसता है कि टूट जाता है। निंजा इतने जोर से भागता है जिसके वजह से उसकी मांसपेशियां भी फटने लगती है। देख सकते हैं उसके मांसपेशियां की हालत, जो भागते हुए टाइट होकर टूटने लगती है। तभी निंजा को फेस को दिखाया जाता है जो परेशान होता है और उसका नाम बताया जाता है निंजा गोको। निंजा गोको जो इतने तेजी से भाग रहा होता है वो मन में परेशान होकर कहने लगता है प्लीज माय लॉर्ड, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। तभी कहानी बताने वाला आगे कहता है जब वो अपने लॉर्ड के लिए प्रार्थना कर रहा था सेफ रहने की, तब वो सामने की तरफ देखता है उसकी इंटरनल बॉडी अवर्णीय ठंड में डूबा हुआ था। मानो सामने कुछ देख के वो ठंड से वहीं पे जम गया हो। निंजा क्या देखता है अपने को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैसल रहता है वो पूरा जल चुका हुआ होता है। राइटर ये बताने लगता है कि इसका नाम होनोजी टेम्पल है। उस टेम्पल के अंदर से बहुत से लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। उस टेम्पल का और उस जगह को पूरी तरह से आग ने लपट लिया होता है। ये नजारा देख के अपना निंजा गोको शॉक के मारे वहीं पे खड़ा रहता है और सामने की तरफ देखने लगता है। आसमान में बहुत सारे तीर चलाए हुए होते हैं। उसमें से एक तीर एक बंदे के पीठ से आर पार हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सेम हालत दूसरे साइड में भी होती है। दो बंदे रहते हैं, उनमें से एक बंदा तो जमीन पे रेंगता हुआ जा रहा होता है। अपनी जान को बचाने के लिए रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत सारे तीर जो हवा में थे उनमें आग भी लगी होती है जो सीधा उसके शरीर पे लग जाती है और दूसरे बंदे के भी शरीर पे लगती है। कुछ दो सोल्जर तो अपने मेन कैरेक्टर के पास में से निकल जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन जलता हुआ तीर सीधा उसके आर पार हो जाता है पेट के। वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है तो टेम्पल पूरा जल चुका होता है और बहुत सारे लोग
लोग वहीं पे मर चुके हुए होते हैं। निंजा गोकू सामने का नजारा देख के मन में कहने लगता है माय लॉर्ड। राइटर फिर बताने लगता है कि जैसे कि उसको मालूम पड़ गया कि उसका लॉर्ड खतरे में है, उसकी सोच समझने की शक्ति गायब हो गई, उसकी विजन वैनिश हो गई एंड उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने एक निंजा स्किल को अवेक कर लिया। अपने मेन कैरेक्टर के बॉडी में से ग्रीन ग्रीन एनर्जी बाहर निकलने लगती है, उसके आंखों से भी। अपने मेन कैरेक्टर के पैरों में से जो मांसपेशियां टूट गई थी उसके अंदर भी ग्रीन ग्रीन एनर्जी आने लगती है। उसने जबरदस्ती मांसपेशिया के रेशा को फिर से उसने जोड़ दिया। उस एनर्जी के वजह से उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। जहाँ भी वो पाव रखता है उधर की जमीन टूटने लगती है। मेन कैरेक्टर बड़े तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है माय लॉर्ड। ये कहते हुए आगे बढ़ता है, तभी उतने में ही आग में से एक बंदा बाहर की तरफ निकलता है और कहने लगता है तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसकी बात सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर कहने लगता है उससे कि ये तुम ही हो ना, लॉर्ड बेगुना के निजी। सुनकर वो बंदा आगे आता है और कहने लगता है सबसे ताकतवर निंजा गोकू। उस बंदे को देख के अपना निंजा गोकू अपने दांत पीसता है, उस बंदे को दिखाते हैं जो राइटर आगे बताते हुए कहने लगता है उसके पाथ को ब्लॉक करते हुए वो एक ऐसा समुराई था जिसने अनगिनत लड़ाई लड़ी और अनगिनत योद्धा को मार गिराया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया युगा द 9900 मैन सेलर। लेकिन अपने निंजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपने पावर को अवेक करके। अपने मेन कैरेक्टर को आगे बढ़ता हुआ देख के रयुगा हंसने लगता है और अपनी तलवार को निकालते हुए कहने लगता है किसी निंजा को सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाना ये बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए तुम्हें काटना वेस्ट होगा। तभी रयुगा अपना तलवार को निकालता है मयान में से और कहता है याई रुख। इस मुद्रा से निकलने वाला स्लैश ये ट्रूली में साउंड के स्पीड से चलता रहता है। ये कहकर वो अपनी तलवार को स्विंग करता है अपने मेन कैरेक्टर के तरफ। मेन कैरेक्टर बड़ी तेजी से उसके ओर बढ़ने लगता है और उसके अटैक को आता हुआ देख के उसकी तलवार को अपने एक हाथों से उसके तलवार को पकड़ लेता है, दूसरे ही पल अपनी ताकत लगा के उस तलवार को तोड़ देता है, ब्रोक कर देता है। उसकी साउंड की स्पीड कछुए की चाल से अलग नहीं था। तभी निंजा गोकू एक छलांग लगाता है ऊपर की ओर आसमान की तरफ। रयुगा जो नीचे होता है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है, उसे देखते हुए हैरान होके कहने लगता है मेरा एआई स्ट्राइक। उसने अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। उतने में मेन कैरेक्टर के तरफ दिखाता है, उसके आंखों में ग्रीन वाली एनर्जी रहती है, उसके चेहरे पे भी ग्रीन एनर्जी आने लगती है। ये एक शिनोबी टैटू है, ये एक ऐसा सुपर ह्यूमन जिससे प्रकृति की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया है। तभी मेन कैरेक्टर ने जो छलांग लगाई होती है एक पाव उसके चेहरे के ऊपर ही रखता है और दूसरी छलांग मारता है ऊपर की ओर। यही तो एक निंजा है। उसके पैर की तरफ खून को दिखाते हैं क्योंकि निंजा गोकू ने जिस बंदे के चेहरे के ऊपर पैर रख दिया होता है उसके पावर के वजह से उसके चेहरे से उसकी आंखें और उसके दांत भी बाहर निकल जाता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। उसके पावर के वजह से निंजा गोकू ने निंजित्सु गोकू बन चुका होता है। समुराई की बॉडी जमीन पे गिरने से पहले ही वो ऑलरेडी हिनोजी टेम्पल में गहराई में घुस गया। जैसे निंजा गोकू उस जमीन के ऊपर लैंड करता है और सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ एक बंदा रहता है जिसके पीठ के ऊपर बहुत सारी तलवारें घुसी पड़ी रहती है। सामने वाला जो बंदा रहता है उसके एक तलवार तो दिल के आर पार हो चुकी होती है। उसको हाथ लगाते हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। अपने हीरो को देखने के बाद कहने लगता है गोकू। जब अपना निंजा गोकू ये देखता है उसका लॉर्ड शाही की तरह तलवारों से छन्नी था, ये देखकर वो काफी हैरान था। तभी उतने में ही हमें एक तलवार को दिखाया जाता है जो ऊपर से नीचे स्विंग होती है और उस लॉर्ड के पीठ के अंदर धसा देते हैं। लॉर्ड के शरीर में से खून निकलने लगता है, वो भी हैरान होता है। निंजा गोकू ये देखता है तो एक चीख मारता है और कहने लगता है लॉर्ड नोनू बागा। ये कहने के बाद मेन कैरेक्टर अपना वहाँ पे खड़ा हो जाता है, सामने की तरफ देखता है। उसके लॉर्ड के साइड में एक बंदा रहता है, उसकी परछाई दिखाई जाती है, वो वहीं पे खड़ा रहता है, अपने मेन कैरेक्टर के तरफ देखने लगता है। उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है, उसने एक अजीब सा मास्क पहना होता है, एलियन दिखता है जैसे कि। उस बंदे का ऑरा पर्पल रंग का होता है, उसने एक वन आंखों वाला मास्क को पहना हुआ होता है एंड उसने ब्लैक निंजा आर्मर को पहना हुआ होता है। उसकी पूरी बॉडी टैटू से कवर है। अपना मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़े तेजी से आगे बढ़ता है उसकी ओर और कहने लगता है तुम कमीने बास्टर्ड आखिरकार हो कौन। ये कहकर निंजा गोकू अपने हाथों को सामने की तरफ करता है उसकी ओर। मास्क वाला बंदा अपने मेन कैरेक्टर को देखने के बाद उसके अटैक को देखकर स्माइल करने लगता है। निंजा गोकू ये देखकर अपने दांत पीसता है और अपने दूसरे हाथ को भी सामने की तरफ करता है और बहुत सारे अटैक उसके ऊपर करने लगता है। लेकिन सामने वाला विलन निंजा गोकू के सभी अटैक को डॉच करने लगता है। गोकू के हाथ के ब्लेड का हर एक वार सामने वाला विलन अपने हाथों से रोक
रोक देता है। जिस अटैक को अपने निंजा गोकू ने किया होता है वो इतना विपन्न हो गया होता है कि वो स्टील को अपने टोपू की तरह काट सकता है, इसलिए सामने वाला विलन उसके अटैक को सामने की तरफ फेंक देता है साइड में, जिसके वजह से अपने निंजा का अटैक सामने की तरफ जो लकड़ी रहती है उसको भी दो हिस्से में कट कर देती है। तभी उतने में अपना निंजा गोकू अपनी फिस्ट को सामने की तरफ करता है, उसके में एनर्जी डालता है। उसकी फिस्ट ठोस चट्टान को उतने ही आसानी से चकनाचूर कर सकती है जितनी आसानी से उबले हुए बन को कुचल देता है। गोकू उस फिस्ट को रेडी करता है और सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है। सामने जो विलन होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है अपने हाथों से। निंजा गोकू देखता है उसके सभी अटैक को डॉज कर लिया होता है, वो अपने दांत पीसने लगता है और कहता है शो योर फेस, तुम्हारा चेहरा दिखाओ। ये कहकर मेन कैरेक्टर अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाने लगता है उसके मास्क को निकालने के लिए। मेन कैरेक्टर का हाथ उस विलन के चेहरे के यहाँ पे पहुंचने से पहले ही वो पीछे की तरफ एक लंबी छलांग मारता है। मेन कैरेक्टर काफी हैरान होता है और उसकी तरफ देखने लगता है ऊपर की ओर। सामने वाला जो विलन रहता है वो छलांग मारते हुए एक जगह पे लैंड होता है। लैंड होने के बाद वो अपने तरफ से एक स्क्रोल को निकालता है बड़े तेजी से। निंजा गोकू उसके पास स्क्रोल देखने के बाद काफी हैरान होता है, उसको पता नहीं रहता आखिरकार ये है क्या। उतने में सामने वाला विलन उस स्क्रोल को खोल देता है। अपना मेन कैरेक्टर उस स्क्रोल को देखने के बाद मन में कहता है ये तो एक स्क्रोल है। दूसरी तरफ वो विलन स्क्रोल को खोलने के बाद हैंड साइन करने लगता है। हैंड साइन करते हुए कहने लगता है रिन प्यो तो सा। जब वो अगला साइन करता है काई तो आसमान में बादल आने लगते हैं और लाइटिंग होने लगती है। आगे के हैंड साइन करते हुए जिन रेट्सु जाई। ये हैंड साइन करते हुए विलन स्माइल करने लगता है और लास्ट वाला हैंड साइन करता है तब उसके हाथ में एनर्जी आती है और वो कहता है हो। जैसे ही हो कहता है वहाँ पे आसमान में लाइटनिंग कड़कने लगती है। बहुत ताकतवर थंडर उस विलन के ऊपर गिरती है। पूरी लाइटिंग चारों तरफ फैल जाती है। अपना मेन कैरेक्टर उस लाइटिंग को बचने के लिए अपना हाथ सामने की तरफ करता है। लाइटनिंग खत्म होने के बाद उसके हाथों के ऊपर उस लाइटिंग का थोड़ा सा एनर्जी सोर्स बचा हुआ रहता है। अपना मेन कैरेक्टर उस विलन को देखने के लिए अपने आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है। सामने की तरफ जैसे देखता है हैरान होता है क्योंकि वो सामने से एस्केप हो चुका होता है और कहने लगता है वो एस्केप हो गया। गोकू उस बंदे का पीछा करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। कहने लगता है कि वेट कम आउट, बाहर निकलो। गोकू ये जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। चिल्लाते हुए आगे कहने लगता है तुम कहाँ पे चले गए हो, ये मैच अभी खत्म नहीं हुई है। इतना में पीछे पड़े लॉर्ड को दिखाते हैं जिसके बॉडी में बहुत सारी तलवार घुसी पड़ी रहती है। लॉर्ड के हैंड की तरफ दिखाते हैं, वो अपने हैंड को स्विंग कर रहा होता है, ऊपर की तरफ कर रहा होता है और लॉर्ड गोकू की तरफ हाथ बढ़ाता है। कांपते हुए आवाज में कहने लगता है गोकू उसका पीछा करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने लॉर्ड को बात करता हुआ देख के निंजा गोकू उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है लॉर्ड नोबुनागा। इतने में लॉर्ड निंजा गोकू से कहता है ओ बास्टर्ड कमीना, तुम्हारे हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए सक्षम होने के लिए उसको काफी स्किल होना चाहिए। लॉर्ड की बात सुन के मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। लॉर्ड आगे कहता है इसके अलावा किसी के शरीर पर पूरी तरह से टैटू बने हुए अजीब से चित्र उसके पास सरप्राइजिंग टेक्निक है। उतने में आगे निंजा या लॉर्ड में से कोई कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो शायद अब आसपास भी नहीं है। गोकू की तरफ दिखाते हैं जो लाचार होके वहीं पे बैठा हुआ होता है और अपने दांत पीसने लगता है परेशान होकर और नीचे जो हाथ जो रखे हुए होते हैं वो अपने पंच को टाइट करने लगता है। ग्रीन में लॉर्ड कहने लगता है मैं अब मरने वाला हूँ। लॉर्ड की ये बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर हैरान होता है। थोड़ी देर के लिए दोनों भी कुछ भी नहीं कहते और फिर लॉर्ड कहने लगता है ये काफी निराशाजनक है, मैं इसे देख सकता था, इसे मेरा द्वारा देखा जा सकता था। एक ऐसा वर्ल्ड जो विदाउट पॉइंटलेस कॉम्प्लिकेटेड न हो, जहाँ पे लोग समृद्ध होते हैं। एक रेलम ऐसा जो पीसफुल हो। लॉर्ड की बात सुन के गोकू कहने लगता है प्लेस की बात सोचकर वो पास्ट में जाता है जहाँ पर एक जगह पे उसका लॉर्ड खड़ा रहता है और कहने लगता है गोकू तुमने इस पूरे समय मेरा बहुत सा साथ दिया है, मैं तुम्हें भी देखना चाहता था मेरे ड्रीम में एक फेसफुली वर्ल्ड में। ये कहकर लॉर्ड पीछे की तरफ मुस्कुराते हैं अपने गोकू को देखकर। कहानी प्रेजेंट में आती है। गोकू सामने की तरफ देखता है अपने लॉर्ड की तरफ, वहाँ पे उसकी लॉर्ड की सोल बची हुई होती है और पीछे की तरफ स्टैचू बुद्ध का होता है। लॉर्ड आगे कहता है लेकिन लगता है यही मेरा अंत है, ये कितना निराशाजनक है। ये बातें अपना मेन कैरेक्टर सुनता है और उसे देखने लगता है। लॉर्ड की सोल पीछे मुड़ती है बुद्ध की तरफ, कैसी निराशा, फिर से ट्राई करेंगे। ये कहने के बाद उसकी सोल डिसअपीयर होने लगती है। ये देखकर गोकू जोर से चिल्लाने लगता है लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड की सोल चले जाती है और उसकी लाश ही उधर बचती है। उसके पैलेस को दिखाते हैं जो आग से जल चुका होता है और ढहने लगता है। गोकू अपने लॉर्ड के बॉडी के सामने बैठा हुआ होता है। लॉर्ड का नाम पुकारते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ता है और उसे आखिरी नमस्कार करने लगता है और राइटर बताने लगता है जब किसी का लॉर्ड मर जाता है चेपुक करन, इसका यह मतलब है कि पेट काटना। यह जापानी रस्म आत्मा का एक रूप है जिसका ऐतिहासिक रूप से समुराई को सम्मान देने के लिए। इसलिए गोकू अपनी तलवार को बाहर निकालता है, तलवार के हैंडल के साइड में पकड़ता है, तलवार को उल्टा करता है। यही एक निंजा का डेस्टिनी होती है, एक प्लेस। गोकू अपने तलवार को अपने पेट के सामने करता है। मनाबू कहने लगता है कि
प्लेस। क्या सचमुच ऐसी कोई चीज मौजूद है? इस वॉर स्टेज के काल में मुझे शांति का एक भी अंश नहीं दिखाई दिया, लेकिन लॉर्ड नोबुगाना इसे देख सकते थे। इस मामले में मैं भी इस पर विश्वास करूंगा। ये कहकर गोकू अपने एनर्जी को निकालता है और आगे कहता है, अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले, एक पीसफुल दुनिया में ऐसा ही हो। ये कहकर गोकू अपने पेट में तलवार घोंप देता है। वहीं पे गोकू मर जाता है। उतने में कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर डॉक्टर के सामने बैठा हुआ होता है। डॉक्टर कहने लगता है अपने मेन कैरेक्टर से, ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, क्या तुम अपना नाम और अपनी उम्र बता सकते हो? डॉक्टर की बात सुन के मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मेरा नाम हिबरी है, मैं 17 साल का हाई स्कूलर लड़का हूँ। मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद डॉक्टर कहने लगता है, हाँ, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें हॉस्पिटल से जल्दी ही छुट्टी मिलनी चाहिए, फिर भी तुम अच्छी तरह से ठीक हो गए हो, ये काफी अमेजिंग है। डॉक्टर की बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर डॉक्टर के पास देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद मेन कैरेक्टर को डिस्चार्ज मिलता है और वो बिल्डिंग में से बाहर आता है। उतने में वहाँ पे एक लड़के को लेके जाने वाली नर्स रहती है, वो उसको आवाज देती है अपने मेन कैरेक्टर। ये वही नर्स रहती है जो गोकू का ख्याल रख रही होती है। वो कहती है, हिबरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। मैंने ये सुना है कि आज तुम स्कूल वापस जा रहे हो, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना। उसकी आवाज और उसकी बात सुन के हिबरी पीछे की तरफ देखता है और उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है। ये तो वही नर्स है जो गोकू उसको मारने वाला होता है। गोकू सामने की तरफ देखता है, परेशान होकर स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, मुझे खुशी है कि मैंने उसे मारा नहीं। ये कहने के बाद गोकू अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। स्ट्रेंजर चीजें भी घटित होती है। ऐसा लगता है कि गोकू की सोल एक कोमा में पड़े लड़के के बॉडी में प्रवेश कर गई है। अब उसका नाम हिबरी है। मेन कैरेक्टर को उसे अपनी लॉर्ड की बातें याद आती है। मैंने उसे देखा, मेरे द्वारा देखा जा सकता था, एक पीसफुल वर्ल्ड जहाँ पे पीस है, शांति। मैं फिर वापस डेफिनेटली कमिटेड शेपुक करने का निश्चय। तब से 5 साल बीत चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर ये बात कहता है। तभी पीछे से उससे आवाज आती है, इसलिए वो पीछे की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे पीछे साइड में एक लड़की रहती है जो डॉग को सहला रही होती है। वो एक छोटी लड़की रहती है, इसलिए वो अपने माँ से कहने लगती है, ये तो डॉग है ना। डॉग उस नन्ही बच्ची को क्लिक करने लगता है। तभी उसकी मम्मी कहने लगती है, ये डॉग डरावना नहीं है। छोटी सी लड़की बहुत खुश रहती है, इसलिए उसकी माँ भी खुश रहती है उसके साथ में। मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देख रहा होता है खड़ा रह के और कहने लगता है, तो यही है पीस। ये कहकर अपना मेन कैरेक्टर स्माइल करने लगता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर चलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, स्माइल करने लगता है। लॉर्ड ने जिस वर्ल्ड का सपना देखा था, इस एरा में जीना इतना शायद बुरा नहीं होगा। ये कहकर मेन कैरेक्टर उधर ही रुक जाता है और कहने लगता है, फेवर, इन कपड़ों में हिलना डुलना मुश्किल है। मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार हिबरी हाई स्कूल नाम वाले प्लेस पे पड़ता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपने कपड़ों की तरफ देख ही रहा होता है। उतने में 3 जन जो पीछे रहते हैं उनकी शैडो दिखाया जाता है। वो तीनों बंदे अपने मेन कैरेक्टर के तरफ देखने लगते हैं। उसको पहचानने के बाद वो काफी खुश हो जाते हैं। जो मेन लड़का टपुरी रहता है वो कहने लगता है, क्या वो हिबरी नहीं है? साइड में जो लड़का है वो अपने मेन कैरेक्टर को देखने के बाद अपना मुंह खोलने लगता है और कहता है, ओ तो सीरियसली? तभी तीसरा वाला बंदा भी कहने लगता है, सच में ये वही है। तभी मोटू बंदा हंसते हुए अपने मेन कैरेक्टर से कहने लगता है, क्या तू अभी भी जिंदा है? उसकी बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे की तरफ देखने लगता है। उसको देखते हुए मन में कहने लगता है, मैं सेंस नहीं कर पा रहा उस बंदे से किलिंग इंटेंट। वो पूरी तरह से खुला हुआ है मुंह। वो स्माइल करते हुए मेरे पास आ रहा है। लगता है वो जरूर हिबरी का दोस्त होगा। उतने में दोनों बंदे हिबरी की तरफ आते हैं और उससे मस्ती करते हैं और कहते हैं, है हिबरी, तुम्हारा ग्रीटिंग कहाँ पे है? दूसरा वाला बंदा उसके कंधे पे टैप टैप करता है और कहने लगता है कि जल्दी करो और जल्दी से ग्रीटिंग करो। हिबरी रहता है उनकी बातों को समझ नहीं पाता, इसलिए हिबरी मोटू के पास देखने लगता है और कहता है, कुमाजावा, क्या ये उसी का ही नाम है? यह कहकर हिबरी अपना उस मोटू को कहने लगता है, हेलो कुमाजावा। मेन कैरेक्टर की ऐसी बात सुनने के बाद वो 2 बंदे रहते हैं उसके तरफ देखने लगते हैं। हैरान तो होती है, गुस्से में आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। तभी मोटू हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम हद से ज्यादा आज्ञाकारी बन गए हो, है ना? इससे मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने और सर पर चोट लगने से किसी बंदे की पर्सनालिटी सचमुच बदल जाती है ना? कुमाजावा की ये बात सुन के हिब्रिट को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अभी उतने में कुमाजावा हिब्री के गर्दन को पकड़ लेता है और कहने लगता है हंसते हुए, अब हम साथ मिलकर मजेदार हाई स्कूल जीवन का आनंद ले सकते हैं, है ना? मोटू हिब्री को देख के अपने दांतें चमका रहा होता है और हिब्री को दिखाते हैं। हिब्री उसकी बात सुन के हैरान होता है। हिब्री ने उसके बात का क्या रिएक्ट दिया। उसने ये शब्द सुना, हाई स्कूल में मजेदार जीवन जीते हैं, इसलिए हिब्री मन में कहता है, ऐसा लगता है कि हाई स्कूल का मतलब ये है कि मजेदार होना। सेंगोकू काल में मैंने किसी चीज का आनंद लेने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये सोचकर हिब्री पहले स्माइल करता है और फिर मोटू को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि यस, मुझे इसकी आशा है। हिब्री की ये बात सुन के कुमाजावा खुश होकर हिब्री को अपने साथ लेके जाता है और कहने लगता है कि ऑल राइट, तब चलिए अब
अपनी पसंदीदा जगह पर चलते हैं। ये बात सुन के हिबरी तो खुश होता है। हिबरी के बॉडी में जो गोकू है वो खुश होता है और कहने लगता है ये पहली बार होगा किसी दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, तो क्या यही पीस है। ठीक है, इनके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। वो लोग उस जगह पे आ चुके होते हैं उनके मनपसंदी वाला। तभी वहाँ पे कुमाजावा कहने लगता है तो ठीक है, जल्दी करो और मेरे जूते को लीक करो। ये कहते हुए कुमाजावा के नीचे एक बंदा रहता है और कुमाजावा उस बंदे के ऊपर बैठा हुआ होता है। जूते चाटने की बात हिबरी से कर रहा होता है। उसने अपने पैर को हिबरी की तरफ कर दिया होता है। हिबरी ये देखकर हैरान होता है, मोटुआ की तरफ ही देखने लगता है। कुमाजावा मोटू अपने दांत में सिगरेट फंसाते हुए हंसने लगता है और कहता है क्या गलत है, बस मेरे जूते को फिर से चाट कर साफ कर दो, नाइस और चमकदार कर दो। कुमाजावा की ये बात सुन के वो दोनों बंदे उसके साथीदार वो स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं तुम इसमें पहले बहुत अच्छे थे। अपने मेन कैरेक्टर को तो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो नीचे की तरफ देखने लगता है। कुमाजावा देखता है कि अपना मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर कर रहा और नीचे की तरफ देख रहा है उस बंदे के पास। ओ अच्छा, ये आदमी जब तुम छत से कूद गए तो मैंने अपने लिए एक नई चेयर देख ली। इसका मतलब पहले ये हिबरी को परेशान करते थे, इसलिए हिबरी ऊपर से कूद गया छत से। तभी वो मोटू अपना फोन निकाल के अपने हीरो के पास दिखाने लगता है और कहने लगता है कि इसे देखो, उसकी बड़ी बहन पुलिस अधिकारी है, देखो उसने झगड़ा शुरू करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसकी जम की पिटाई की और वो रो रही थी और दया की भीख मांग रही थी। ये काफी मजेदार है ना। मोटू भाई खतरनाक है यार, लड़की को भी पीट रहा है, वो भी पुलिस वाले को। वो भी रोते हुए सॉरी कह रही थी। हिबरी होता ये वीडियो देख रहा होता है। उतने में मोटू अपने फोन को देखते हुए कहने लगता है इसीलिए क्योंकि मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे नंगा कर कर थोड़ा सा मजा किया जाए, है ना। मोटू जिस पर बैठा हुआ होता है व्हील चेयर बनाकर, मोटू ने तो उसको सिगरेट का एस्ट्रे भी बना दिया होता है और व्हील चेयर भी। वो बंदा मोटू की बात सुनकर काफी परेशान होता है, अपने दांत पीसने लगता है और वो बंदा कहता है कि प्लीज मेरे बहन को छोड़ दो। उस बंदे की ये बात सुन के मोटू उठता है और गुस्से में अपने दांत पीसता है और उसको पेट पे मारता है जोर जोर से। मोटू उसे पीटते वक्त कहने लगता है इधर उधर की बातें करना बंद करो, तुमने मेरा सारा मजाक किरकिरा कर दिया। उस बंदे को मार खाता हुआ देख के उसके जो टीममेट रहते हैं दोनों, उनमें से एक तो हंसने लगता है और दूसरा वाला उसका वीडियो बना रहा होता है। तभी मोटू गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है नेक्स्ट टाइम मैं उस कुतिया को देख लूंगा तो मैं उसे तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा कर दूंगा और तुम्हारे सामने उसे पेल पाल डालूंगा। ये बात सुन के वो बंदा सॉरी सॉरी कहने लगता है उसको। ये सुनकर मोटू कहने लगता है तुझे पता है ना चेयर बात नहीं करती। हिबरी अपना ये सब कुछ देख रहा होता है और सुन रहा होता है। फिर हिबरी कुमाजावा को रोकते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है। हिबरी को ऐसा करते हुए देख के वो दोनों बंदे काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। समर्पण दिखाने के लिए जूते चाटने की प्रथा की उत्पत्ति शेक्सपियर के नाटकों में मानी जाती है। बेशक ये हिबरी को बात पता नहीं थी, उसे तो स्मार्टफोन समझ में नहीं आता और न ही उनके ऊपर चलने वाले वीडियो। हालांकि यह बात वो भले ही समझता था कि कुमाजावा यह व्यक्ति क्या वो बंदा पीस के अनुकूल था। ये सोचकर हिबरी उसको कहने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन इससे घटिया कौन सा और काम नहीं हो सकता। एक कमजोर से बेहतर जो कमजोरों को पीटता है। हिबरी की बात सुन के कुमाजावा बहुत गुस्से में रहता है। जो बंदा चेयर बना था वो भी ये देख के हैरान होता है। हैरान होकर हिबरी की तरफ देखने लगता है। हिबरी की बात सुन के कुमाजावा गुस्से में होता है और पीछे की तरफ मुड़ता है और कहने लगता है तुमने अभी अभी क्या कहा। मोटू को नहीं मालूम पर हिबरी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था, उसे बस बिना किसी झिझक के अपने मन की बात कह दी। इसलिए हिबरी कहने लगता है तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं है तो इसलिए पहले तुम मुझे दिखाओ, इसलिए शुरू से बताओ कि जूते कैसे चाटते हैं। ये कहकर हिबरी अपने शूज को उसकी तरफ करता है। ये देखकर कुमाजावा काफी गुस्से में रहता है। उसकी नट फंसती है, उसमें से खून निकलने लगता है। उसके साथीदार होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या ये स्टूपिड है। दूसरा वाला तो कहने लगता है कि सच में ये स्टूपिड ही है। तभी कुमाजावा हल्के से स्माइल करता है, पता नहीं क्यों पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है लगता है तुम अपने मेमोरीज को हॉस्पिटल में छोड़ आए हो, तो ठीक है मैं इसे एक बार फिर से तुम्हारी मेमोरीज में फिर से एक बार फिट कर देता हूँ। ये कहते वक्त वो अपने उंगलियों को चटकाने लगता है एंड वो कहता है कि मैं इसे तुम्हारे मेमोरी में 1 से लेके 100 तक इसे फिट कर दूंगा। हिबरी उसकी बात सुनता है और उसकी तरफ ही देख रहा होता है। कुमाजावा एक पंच बनाकर हिबरी के ऊपर मारने लगता है और कहता है मैं तुम्हें अच्छे से टीच करूंगा। उतने में जो कुमाजावा के टट्टे दो रहते हैं हंसते हुए वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं लगता है आज एक बंदा ज्यादा ही मार खाने वाला है, ये तो काफी डम है। उतने में मोटू कुमाजावा को दिखाते हैं जो हिबरी को पंच मारने जा रहा होता है। उतने में राइटर कहने लगता है हिबरी ने अपने गार्ड को कम कर दिया था, उसे पीस का पहला अनुभव पाकर थोड़ा मदहोश सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसे कमजोर व्यक्ति की कभी उम्मीद नहीं थी।
बिना किसी प्लान के उसके और एक पंच को कर दे उसके ऊपर। उसका पंच हिब्री के करीब आता है। इसके वजह से हिब्री थोड़ा चौंक जाता है। इसलिए हिब्री को डिसीजन लेने में देरी हो गई और इसीलिए हैबिट के वजह से इसलिए उसने फर्स्ट रिएक्ट किया। कुमाजावा के पंच को डॉच करके उसने अपने पंच को चलाया, वो भी कुमाजावा के फेस के ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे धूल आंखों में चली जाने पर आपकी पलकें बंद हो जाती है, या फिर वायरस को बाहर निकालने के लिए छींकने का तरीका। यह एक ऐसी चीज है जो निंजा ट्रेनिंग करने के बाद प्राप्त करता है। हिब्री ने पंच मारा होता है, इसलिए ये तीनों भी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, हिब्री की तरफ, क्योंकि हिब्री ने एक पंच मारा होता है कुमाजावा के फेस के ऊपर। अपना हिब्री का पंच उसके इतना जोर से लगता है, हिब्री भी परेशान होता है और कुमाजावा के नाक से खून निकलने लगता है। उसका चेहरा ही ऐसा पचक जाता है। पंच खाकर वो सीधा पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है। उसके मुंह के कुछ दांत गिर जाते हैं और वो पीछे लुढ़कते हुए, बस ये हिब्री का बिना रिएक्ट करते हुए रिफ्लेक्स था, तभी वो मोटू उनके साइड में गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद हिब्री को रिएक्ट होता है और हिब्री हैरान होकर देखने लगता है और कहता है, एक सिविलियन, मैंने एक सिविलियन को मार डाला। ये कहते वक्त वो वहीं पे खड़ा रहता है। उन दोनों बंदे को दिखाते हैं जो मोटू की तरफ भागते हुए आते हैं और कहने लगते हैं, अरे अरे तुम क्या ठीक हो मोटू। हिब्री उन दोनों को उसके पास जाता हुआ देखता है और हैरान होता है। खुद ही थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या वो जिंदा है। हिब्री ये देखकर हैरान होता है, दांत पीसता है, नीचे की तरफ देखने लगता है अपने हाथों की तरफ। जब वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसमें से भी खून निकलने लगता है। हिब्री जो अपने हाथों की तरफ हैरान होकर देखने लगता है। राइटर बताने लगता है, हिब्री की करंट बॉडी एक नॉर्मल हाई स्कूलर के स्टूडेंट जैसा था। उसका पंच निंजुत्सु के झटके को भी सहन नहीं कर सकता था। हिब्री अपने हाथों की तरफ देख ही रहा होता है, उतने में ही सामने वाले जो दो बंदे रहते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है, ये तो ढक गया है, उसका पूरा तरह से चेहरा पचक गया है। तभी उतने में कुमाजावा अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है, तू कमीने बास्टर्ड। उसका साथीदार उसको संभालते हुए कहने लगता है, पहले हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसलिए वो लोग उसे उठाते और हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने के लिए लगते हैं, पर वो जाते जाते भी हिब्री को धमकी देते हुए जाते हैं, मैं ये कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा किसी दिन। वो लोग जाने के बाद हिब्री थोड़ा परेशान होता है और कहने लगता है, चलो कम से कम अभी तो वो सुरक्षित है। मैं जैसा कि मैंने सोचा था, इस एरा में निंजा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सोचकर वो पीछे मुड़ता है और उस बंदे के करीब जाने लगता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। ये कहकर उसे चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे हिब्री उसके कंधे के ऊपर टच करता है, उतने में ही उसके बॉडी में से धुआं निकलने लगता है। उस बंदे से धुआं निकलते हुए देखकर हिब्री चौंकते हुए कहने लगता है, ये तो क्लोन टेक्निक है, ये तो नारुतो यूज करता है ना, शैडो क्लोन जुत्सु। उस धुएं की वजह से हिब्री अपने नाक पर हाथ रखता है। हिब्री हैरान होकर कुछ महसूस करता है, इसीलिए वो तुरंत पीछे की तरफ देखने लगता है। वही लड़का अपेयर होता है और उसके मुंह में सिगरेट रहता है और वो कहने लगता है, तुम बास्टर्ड, अभी जस्ट जो मोमेंट हुआ। ये कहते वक्त वो चलते हुए हिब्री की तरफ आता है और उसकी आंखें भी लाल चमकने लगती है। हिब्री उस बंदे को आता हुआ देख ही रहा होता है और अपने गार्ड को भी बढ़ा देता है। उस बंदे से निकलने वाली किलिंग इंटेंट को देखकर हिब्री थोड़ा परेशान होता है। तभी वो बंदे को दिखाते हैं, उसके बॉडी पर भी ऐसे ही टैटू रहते हैं। वो बंदा मस्त सुट्टा मारते हुए हिब्री की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, तुम एक निंजा हो, है ना।